जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज बात करनी है कि जो पाकिस्तान को जो 3 अरब डॉलर मिला है कि जी आप इसको सेफ डिपॉजिट कर सकते हैं पाक अपने स्टेट बैंक में, क्योंकि आईएमएफ कहता है कि अगर आपने हमें ये शो करना है कि आपके अकाउंट में पैसे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और जो आपके मुल्क में फ्लो ऑफ मनी है, और दूसरा को 1.2 से 1.5 बिलियन डॉलर का हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिलना है। बात ये करनी है कि ये हमारी एलीट हमेशा ये बोरोड ग्रोथ बाहर से पैसा लेके मुल्क चलाती है शॉर्ट टर्म पे। इस पे बात करनी है और थोड़ी टीएलबी पे बात करनी है कि किस तरह कल इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला लिया और फौज को भी बुला लिया है। क्या ये पुलिस से मसला हल हो सकता था कि फौज को बुलाना भी जरूरी है? इस सिलसिले में रिक्वेस्ट की, आपके अपने जानने वाले हैं जनाब साजिद तारड़ साहब। सब व्यूअर्स बड़े अच्छे से जानते हैं तारड़ साहब को। सर बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब ये बताएं कि ये जो 3 अरब डॉलर है, पहले भी पैसे लिए थे फिर उन्होंने जल्दी मांग लिए, ये क्या हमने वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज होगी? पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज कॉम्प्रोमाइज होगा? आप कैसे देखते हैं इस पैसे को जो सऊदी अरब से आया? चिंबा साहब, मेरे नजर में इसको इसको क्या नाम दिया जा सकता है? ये एक टोपी ड्रामा है। ये टोपी ड्रामा ये होता है कि आप एक टोपी को उतार के दूसरे सर पर, दूसरे सर की टोपी उठा के उधर। अब इसका हल जो है वो ये इसको बिल्कुल डंग टपाऊ वाले दिन गुजारने वाले दिन है। अब ये उसी सऊदी अरेबिया से पैसा लिया गया, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इसी को अभी कुछ अर्सा पहले जब आपने कश्मीर का नाम लिया था ओआईसी के हवाले से, तो आपको सजा के तौर पर $2 बिलियन आपने चाइना से मांग कर इनको दिया। आज खान साहब 3 रोजा दौरे पर माहौलियात की मीटिंग अटेंड करने के लिए सऊदी अरेबिया गए और वहां जाके मिन्नत समाजिश करके ये पैसा ले आए। 3 बिलियन अकाउंट रखेंगे, 1.2 बिलियन जो होगा किस्तों पर आपको पेट्रोल मिलेगा, गैस मिलेगा। वो $1.2 बिलियन जो है वो तो इस्तेमाल होगा दुबई में और इंग्लैंड में और अमेरिका में इस्तेमाल होगा। इनकी कैबिनेट जो है वो मजीद प्रॉपर्टियां खरीदेगी। उसका तो कौम को कुछ भी नहीं होगा, कोई उसका बिल्कुल, मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं जाएगा वो उसका डायरेक्ट, क्योंकि खान साहब अपने पिछले 3 साल में करप्शन को और मनी लॉन्ड्री को बिल्कुल रोकने में नाकाम रहे हैं। उसका कोई, मैं समझता हूँ उसका फायदा नहीं। अब ये यहाँ पे दो कुछ चीजें जो इस दफा ये जो पैकेज लिया गया है कौम को सही तरीके से नहीं बताया गया। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे उन्होंने डिपॉजिट कराया है जब तक आईएमएफ आपको पैसे नहीं देता। इसका मतलब ये सिग्नल जा रहा है कि आपको आईएमएफ भी हार्ड टाइम दे रहा है, वो भी, उनको भी आपसे एतमाद उठ चुका है। हालांकि आपने पेट्रोल की और बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, इसके बावजूद वो कंडीशन पे कंडीशन। अब यहाँ पे जो आपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बात की है, अब आपको सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन लेनी पड़े करेगी जब तक ये पैसे वापस नहीं जाते। फॉरेन पॉलिसी के बारे में मेरा पहले भी कंफ्यूजन, ना सिर्फ मेरा, पूरी दुनिया का कंफ्यूजन है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी आपको खुद पता नहीं है कि वो क्या है, आप किस कैंप में है, अगर या और आपके पास कैंप भी है या नहीं है। ये बिल्कुल आप बार बार इस चीज का तज्जिया करते हैं। मैंने पिछले आपके सेगमेंट में भी, जिस तरह हमने वो सीएनएन का आर्टिकल डिस्कस किया था कि अमेरिका इज यूजिंग योर एयर स्पेस विद योर परमिशन, बट नाउ यू वांटेड टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उस आर्टिकल ने आपकी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। एक ह्यूज कंफ्यूजन है कि यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर एयर स्पेस और ऑन योर फॉरेन पॉलिसी और ऑन योर बाउंड्रीज और बॉर्डर्स। तो इन हालात में अगर देखा जाए, और मैं चीमा साहब आपके देखने वालों को एक चीज बताना चाहूंगा जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा तशवीश की बात थी। पाकिस्तान को अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का लोन जो है वो वापस करना है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आपके डीजी फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक अफसर है मोहम्मद उमर जाहिद, उनकी स्टेटमेंट। मैं साथ रेफरेंस भी इसलिए दिया ताकि ये ना कोई समझे कि मैं इसको अपनी तरफ से आपको $14 बिलियन विद इन 3 और 4 ईयर्स देना है। वो किस तरह दे पाएंगे आप? मेरी समझ से बाहर है कि आप अभी तक 3-3, 4-4 बिलियन के लिए आईएमएफ और सऊदी अरेबिया की मिन्नतें कर रहे हैं, तो $14 बिलियन कहां से आएगा? आपका मैं बताता हूं, ये आपको ब्लूमबर्ग ने कहा है कि रुपया जो है, रुपया इस वक्त आपकी एशिया की जो सबसे बुरी करेंसी कंसिडर की जा रही है उसमें रुपया है। आपका कुछ रेट है, लेकिन आपके मार्केट में ऑलमोस्ट 175 का बिक रहा है। दिसंबर तक इसकी प्रेडिक्शन की जा रही है $200 पे, $200 पे जाने का। अगर ये हालात आपके चल रहे हैं
तो आप किस डायरेक्शन में हैं? आप बिल्कुल फाइनेंशियली तौर पर आप दिवालिया के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों के एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे बल भी नहीं है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। कोई फिक्र नहीं है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह रोकनी है, अपनी काबीना की टेबल के ऊपर अकाउंटेबिलिटी किस तरह करनी है, जो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर लेके अमेरिका से पाकिस्तान से जो भाग रहे हैं उनको किस तरह रोकना है। बाहर से डॉलर लाना काम नहीं है मेरे ख्याल में चीमा साहब, इस वक्त बाहर से पैसा लाना काम नहीं है। पैसा यहां से निकल के जो दुबई और लंदन और जो पैसा अमेरिका में आ रहा है उसको रोकना बहादुरी है। और वो आपके जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी करंट लीडरशिप, रिगार्डलेस कौन सी लीडरशिप है, उसको वो रोकने से कासर है, वो नहीं रोक सकती। और देखें, मैं पहले कई दफा मैंने कहा है, जब एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है चीमा साहब, सबसे पहले इलाज नहीं किया जाता, उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है। ब्लीडिंग रोकेंगे तो आप उसकी दर्द की दवा करेंगे। जब ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो आप उसको टाइनाल, एडविल, जो भी पैनाडोल दें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त आपके इमरजेंसी रूम में पैनाडोल दी जा रही है, ब्लीडिंग नहीं रोकी जा रही। अब बाहर से दवाइयां लेके आ रहे हैं, लेकिन आपकी वो दवाइयां भी स्मगल हो रही हैं बाहर। आपकी ब्लीडिंग नहीं रोक रही है। जब तक वो नहीं रोकेंगे आप बिल्कुल सेहतमंद नहीं हो सकेंगे। बल्कि आपको आज तक, जो महीना पहले तक आपको अफगानिस्तान का फिक्र था, आपको अपना फिक्र होना चाहिए। आपके हालात इतने खराब हो चुके हैं, इंटरनल हालात, आपने पहले जिस तरह फरमाया टीएलपी का और कई आपके, एक मसला नहीं है, हजारों मसाइल हैं अंदर इंटरनल। लेकिन मैं एक्सटर्नल पे खासकर जो मैं ज्यादा समझता हूं, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आई एम सीइंग पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट आई। आप एशिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मैं यहां से बैठ के वर्ल्ड लेंस से देखता हूं कि दूसरे मुमालिक क्या कर रहे हैं। मेरे जो मुशाहिदे में, मेरी ऑब्जर्वेशन में, इंटरनेशनल मीडिया होता है कि वो क्या कर रहा है। इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया और अल जजीरा किस तरीके से पाकिस्तान को डिफाइन कर रहा है। तो उस हवाले से मैं देख रहा हूं तो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। बल्कि ये जो सऊदी अरेबिया से पैसे लेने, आपने बिल्कुल सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन भी लेंगे, जहां वो चाहेंगे आप उस साइड पे जाएंगे, क्योंकि आप काबू आ चुके हैं। इस वक्त आप दो चीजों के नरगे में हैं। आप आईएमएफ के रेडार पर हैं और सऊदी अरेबिया के साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी उसकी वजह ये थी कि चाइना आपको छोड़ चुका है, वो नाराज है आपसे। दासू डैम का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, सीपैक का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, और इस वक्त अफगानिस्तान भी चाइना के रडार पर नहीं है। तभी आपको इन दोनों दरवाजों पर जाने की जरूरत महसूस हुई है। लेकिन ये मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए कि जिस तरीके से अमेरिका कंप्लीटली इन द कैंप ऑफ इंडिया और इंडिया इन द कैंप ऑफ अमेरिका, लेकिन उनकी खूबसूरती रिलेशनशिप की है कि जाकर रशिया से भी अपना रडार सिस्टम 400S उन्होंने खरीद लिया है, लेकिन उससे उनके अमेरिका के रिलेशनशिप भी डैमेज नहीं हुए। लेकिन उन हालात के लिए आपको, जिस तरीके से मैंने कहा है कि वो अमेरिका के कस्टमर हैं, आप उनसे पैसा मांगते हैं, तो वो रिलेशनशिप तो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप कोशिश करते तो आप बैलेंस कर सकते थे। आपने जिस तरीके से इसको हैंडल किया, आपने बल्कि आप उनको अमेरिका बैशिंग करते रहे हैं, आप उनको कहते रहे हमारे पास और चॉइसेस भी मौजूद हैं। तो वो फिर आप और चॉइसेस देखें, आप बताएं कौन को कि वो जो चॉइसेस जिनकी आप बात करते थे, अब आप उनको अवेल क्यों नहीं कर रहे आप। लेकिन ये कि अब इस वक्त आप अमेरिका के भी दरवाजे पर हैं, सऊदी अरेबिया के दरवाजे पर हैं, अफगानिस्तान पे लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और चाइना स्टेप बैक हो चुका है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये इस वक्त मसला है पाकिस्तान को। अब वो किस तरीके से उन्होंने ठीक करना है अल्लाह जानता है, क्योंकि करंट एडमिनिस्ट्रेशन अपना मैंडेट डिलीवर नहीं कर पा रही। और जो हल मैं भेजा देखता हूं, जो एक फंडामेंटल हल है इस सब चीज का, वो नेशनलिज्म है, और हमारे इन चीजों में नेशनलिज्म मौजूद नहीं। तार साहब, एक बड़ी अहम बात आपसे एनालिसिस लेना है उसका, और वो ये है कि आपको पता है कि हमारे जो शौकत तरीन साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे पहले, और अभी उनको एडवाइजर किया गया है मेरा ख्याल है, और वो गए आईएमएफ ने बड़ी कंडीशन सख्त कर दी है। उन्होंने कहा जी हम $6 अरब में से, जो आपको अभी छठा रिव्यू चल रहा था, जो कि इनको पहले कंप्लीट करना था आई थिंक जून में, मई में, लेकिन ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं करते रहे, तो अभी ये गए थे वॉशिंगटन। वहां पे बात ये हुई है, जो एक नया पाकिस्तान में पंडोरा बॉक्स खुल रहा है, लेकिन उस पर मीडिया ने ध्यान नहीं दिया। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शहबाज राना, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं और अपना एक्सप्रेस टीवी पे शो भी करते हैं, कामरान यूसुफ, और वो फाइनेंस के वाले, उन्होंने खबर दी
और आज भी एक हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे जान अचक से, उन्होंने दी न्यूज में लिखा है, वो कह रहे हैं जी कि आईएमएफ कहता है, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल भी है तारक साहब, उन्होंने कहा है जी, आईएमएफ ने ये कहा है कि 50,000 अकाउंट है जो प्राइवेट अकाउंट है पाकिस्तान में। अब होता क्या है कि जो सरकार का पैसा होता है, जो मुख्तलिफ अदारों का है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है, हाईवे का है, अकाउंटेबिलिटी वालों का है, ये क्या करते हैं, ये सरकारी पैसा उठा के प्राइवेट बैंकों में रख देते हैं। जब हुकूमत को कर्जा चाहिए होता है तो हुकूमत को वही पैसा प्राइवेट बैंक जो है वो वापस कर देते हैं, और उस पर जो है वो हुकूमत उस पर इंटरेस्ट पे करती है। ये इतना बड़ा स्कैंडल है, और ये पिछले कई सालों से, और आईएमएफ ने ये कहा है कि आप सिंगल अकाउंट चलाएं और ये सारे के सारे अकाउंट बंद करें, और ये पैसा जो है वो रखें सेंट्रल बैंक में, ताकि आपके एक्सचेंज रिजर्व भी रहे। अभी आपको पता है कि जो अभी हुकूमत ने जितना कर्जा लिया उसमें से 6-7 अरब डॉलर प्राइवेट बैंकों से पाकिस्तान ने कर्जा लिया, जैसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक है पाकिस्तान में, और वो सारे का सारा पैसा सरकार का पैसा होता है, जो ये सरकारी, अब वो सरकारी जैसे नेशनल बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन सम हो ये पैसा निकाल कर प्राइवेट बैंकों में रख देते हैं। इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं। अब आईएमएफ कहते हैं वो अकाउंट बंद करो, ये कहते हैं हमें 1 साल का टाइम दो, वो कहते हैं 1 साल का टाइम कैसे दें, आपका तुम्हारा रिव्यू अगले साल खत्म हो जाना है, आपने हमसे प्रॉमिस किया है। इन्होंने अभी कहा है हम फरवरी में करते हैं वो। अब जो सऊदी अरब से पैसे लिए हैं, क्योंकि आईएमएफ से भी बंद हो गई है, तो ये भी जरा बताएं कि ये एक तो कितनी बड़ी ज्यादती है कि सरकारी, और लोग अब कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो अकाउंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, तो ये सिविल मिलिट्री टेंशन पैदा हो सकती है। इमरान खान अगर ये एग्री कर रहे हैं वहां पे और आके अपने इदारों को कहो ये प्राइवेट बैंकों में अकाउंट बंद करो, तो हमारे फौजी भाई नाराज हो सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट नाराज हो सकती है कि ये आप किस तरह की डीलें करके आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कोई ना कोई उसमें कुछ चीज होगी जो सरकार से निकल के प्राइवेट में निकाला है। जरा इसमें भी बताएं। और देखिए हुकूमत सूद दे रही है, अपने पैसे के ऊपर सूद दे रही है, जो अपना पैसा प्राइवेट बैंकों में रखा, प्राइवेट बैंक आगे से फिर हुकूमत को वो कर्जा दे देते हैं। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। और आईएमएफ अब कह रही है बंद करो, और इनसे ये बंद नहीं हो पा रहे, और इमरान खान के लिए मुश्किल बन गई। देखिए, मेरी नजर से आर्टिकल गुजरा था, जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप सारा कुछ पैसा निकाल के सेंट्रल बैंक में रखें, ये जो आपके मुख्तलिफ किस्म के बैंक हैं इनमें से करप्शन की स्मेल आ रही है। मैं बिल्कुल इसको पढ़ चुका हूं, लेकिन इसका भी पहले मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि आपको पता है शौकत तरीन साहब के पेंडोरा बॉक्स में, पेंडोरा पेपर्स में अपने अकाउंट निकल चुके हैं, उनके बच्चों के अकाउंट निकल चुके हैं। उनके पास कोई इस वक्त इखलाकी जवाज ही नहीं है। उनको चाहिए था कि वो रिजाइन देते, या उनको कार्नर किया जाता कि जब तक इन कौम को एतमाद में ना लें हम आपको दोबारा आपकी पोजीशन पे नहीं बिठाएंगे। और दूसरा, आपने ये फरमाया जिस तरह बाकर साहब के अगले दिन मैनचेस्टर से स्टेटमेंट आई है, मैं आई वाज सरप्राइज, आई वाज शॉक्ड। मुझे उनका बैकग्राउंड देखना पड़ गया उनकी स्टेटमेंट की वजह से, और आई वाज सरप्राइज कि उनके पास बर्कले से इकोनॉमिक्स की डिग्री है, हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स की डिग्री है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट हाई स्कूल के इक्विवेलेंट थी जो उन्होंने मैनचेस्टर से दी है। और दूसरा, मैं आपको बताऊं कि बाकर साहब भी यहीं से गए हैं, वापस आ जाएंगे। अब आपके इशरत साहब ये डील का हिस्सा थे आईएमएफ के साथ, ये भी यहाँ से सिटी बैंक से गए हैं, अपने दोस्तों को मिलने आए थे। हो सकता है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी हो उसकी टेक केयर भी करनी हो, तो और खुद जनाब ने फरमाया है यहाँ पे बैठ के कि ये मीटिंग वर्चुअल भी हो सकती थी, क्योंकि आजकल तो दुनिया वर्चुअल मीटिंग्स कर रही है। लेकिन उन्होंने मुनासिब ये समझा कि फर्स्ट क्लास का टिकट लिया जाए, क्यों ना जाके कुछ थोड़े दिन अमेरिका में अमेरिकन डिशेज एंजॉय करें, दोस्तों को मिल जाए, प्रॉपर्टी की टेक केयर कर ले। तो असल में सारी गेम तो यही हो रही है। आप ये देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आज तज्जिया किया जाए तो अमीर लोग या अमीर लोगों के बच्चों को उन्होंने गवर्नमेंट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर रखी है, और वो साथ करप्शन फ्री में कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके जर्नलिस्ट, आपके कई अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इरशाद भट्टी साहब ने कई दफा फरमाया कि आपके मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त वो तो सारे डुअल सिटीजन है, उन्होंने 1 मिनट लगना, टिकट ले रखे, उन्होंने वापस आ जाना। लेकिन ये खान साहब ने, जो मैं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया से पैसा लेना एक बहादुरी नहीं थी, लेकिन जो पैसा निकल रहा है उसको किस तरह रोकेंगे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, यही तो इशू है, नेशनलिज्म ही तो इशू है। तो वजह यह है कि इस तरह नहीं चलेगा। और मैंने आपको एक दफा यह भी कहा था कि चीमा साहब, इस वक्त इन्फ्लेशन इज इंटरनेशनल फिनोमेना, उसकी वजह यह है अमेरिका में भी महंगाई है, तुर्की में 20% बढ़ चुका है इन्फ्लेशन, लेकिन इस वक्त आपकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन की तकरीरें और चीखें, और जो पत्थर पेट पे गड्ढा साहब ने कहा कि पत्थर बांधने पेट पर, वो कौम क्यों नहीं सुन रही? वो इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि आपके आसपास जितने लोग हैं वो करप्शन में बिजी हैं, वो करोड़ों की गाड़ियां खुद चलाते हैं और मुसलसल पैसा ड्रेन कर रहे हैं पाकिस्तान से, और अकाउंटेबिलिटी और इस चीज को रोकने का कोई सद्देबाब मौजूद नहीं है।
आप सबसे पहले आपके पास जो दो आपने देखिए, ये मैं ये बात जरूर कहूंगा कि वक्त आपको सबक सिखाता है। जब आप मैंडेट से, अपने वादों से मुकर जाए, डिलीवर ना कर पाए, तो आपके साथ कौम आपको वो टाइम विल टीच यू द लेसन। दो चीजें खास साहब ने, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म, मैंडेट था वो नहीं कर सके, और मेरे ख्याल में कौम ये नहीं भूलेगी। कौम इस वक्त पिस रही है। मेरे ख्याल में इस वक्त इस क्राइसिस इज अ ह्यूज क्राइसिस। आपके इनसाइड, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि रेंजर्स का आ जाना, पंजाब पुलिस का खत्म हो जाना, इस केयास, इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल, डिफेंस, एवरीथिंग इज ऑन द स्टेक राइट नाउ। और तार साहब, वो जो रजा बाके साहब जिनको वायसराय कहा जाता है आईएमएफ का, वो कहते हैं कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम वो इजिप्ट में रन कर रहे थे, और वहां पे वो 19वें ग्रेड के पाकिस्तानी, किसी 19वें ग्रेड के इक्वल वो बंदा था, जिसको ला के स्टेट बैंक का हेड बिठा दिया गया, और उसको 22 ग्रेड के नीचे लोग उसके नीचे बैठे हुए हैं। ये भी ज्यादती है। बहरहाल इस पॉइंट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, इससे आगे डिस्कशन करते हैं। सर, ये टीएलपी की थोड़ा सा बताएं हमें। हम तो कह रहे थे सबसे बड़ा क्राइसिस इंडिया है, सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान है। इस वक्त आपको पता है तारड़ साहब, गुजरात में वो बता रहे हैं कि जो गुजरात टोल प्लाजा है, जो चिनाब का पुल है, उसके दोनों तरफ पे 20-20 फुट लंबी खंदकें खोदी हैं। 20 फुट, यानी कि वहां से गाड़ी नहीं गुजर सकेगी, उनकी जो चीजें नहीं गुजर सकेंगी, वो नहीं गुजर पाएंगे। और मैंने भी गांव जाना था, हमारे कुछ फैमिली लोगों ने भी जाना था, कोई बंदा अपना जा नहीं सका, कारोबार बंद पड़े हैं। और हुकूमत ये कह देती है टीएलपी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। भाई, इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो उसके सामने देना, ताकि उनको गंदा किया जाए। ये जब भी किसी को गंदा करना होता है इंडिया पे डाल देते हैं। इंडिया पे जरूर डाले, इंडिया पाकिस्तान में गंद कर रहा है, जारी बात है, आपका एनिमी कंट्री है, हमारा सबका एक, उसने अपना स्टेटस बरकरार रखा हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो फंड्स की डिटेल भी देना, सिर्फ बातें करने से तो नहीं होता। वो बातें तो फिर होगी, क्या कहते हैं, बात करेगी दूर तक जाएगी। वो आज भी वो हमारे मालिक साहब कह रहे थे, हमने भी न्यूज पे, कि जी हमने तो वो फौजी साहब को देखा था वो फंड देते हुए, पैसे देते हुए, हमने किसी और को तो नहीं देखा, टीएलपी के लोगों को। सो पॉइंट ये है कि ये क्योस तो इंटरनल है, इंस्टेबिलिटी तो इंटरनल है। इंटरनल कैसे कोहेजन पैदा करेंगे जब तक इमरान खान साहब बाकी स्टेक होल्डर से तो बात ही नहीं करते, ना पीएमएलएन के साथ बैठते हैं, ना पीपल्स पार्टी। वो तमाशा देख रहे हैं। इमरान खान ने कल वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कॉल कर लिया है। तो ये कोई अमनो अमान कैसे ठीक होगा, क्योंकि मुल्क के अंदर पोलराइजेशन है। सर देखिए, इसमें चीमा साहब, मैं समझता हूँ इसको इतने गलत तरीके से इसको मैनेज किया गया है। आज से नहीं, जब से इनके देखे जितने मुआहदे उनसे हुए हैं, और जिन मुआहदों पे 3 आपके इंटीरियर मिनिस्टर्स के साइन है, उनपे मुतअद्दिद लोगों के सिग्नेचर है। आप उनको गलत उनके साथ वादे करते रहे, फिर आप उनको डिलीवर नहीं कर पा रहे। अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है, तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने 2 चीजों की गारंटी बनती है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है, अगर वो कामयाब हो रही है, तो फिर लोगों को निकालें जो जगह पे बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। अब मैं हैरान हूं कि आप एक कमीशन बना देते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। आप फॉरेन एक्शन ले लेते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। आपका, मेरा वो रेट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं किसी चीज की। अब टीएलपी के बारे में जो मेरा जाती राय है, जो मुझसे अगर जाती तौर पर पूछा जाए, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, उनका शेख रशीद साहब ने आके टीवी पे ये तो कह दिया बड़े आसानी के साथ कि हम फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल ही नहीं सकते, एम्बेसी बंद, बल्कि उन्होंने ये यहां तक कहा कि फ्रेंच एम्बेसडर है ही नहीं आजकल यहाँ पे। चलें ठीक है, लेकिन उसको छोड़े, उनका सबसे बड़ा जो उनकी डिमांड है कि इस चीज को कौमी असेंबली में ले जाया जाए, वहां पर डिस्कशन हो, और जो कौमी असेंबली इसका फैसला करेगी हम हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? हालांकि पिछले वादों में, इनके एग्रीमेंट्स में दिस वाज पार्ट ऑफ इट। लेकिन इस चीज पे आके मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूँ, करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो करंट आपकी गवर्नमेंट है, उसको टीएलपी का ये चीजें चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि दूसरी चीजों को दबाने के लिए, क्योंकि लोगों ने सड़कों पे तो निकलना ही था, क्योंकि भूख से मर रहे हैं लोग। लोगों की तवज्जो तो हटानी थी कहीं ना कहीं से। अब वो इनको टीएलपी मिल गया। मैं आज हैरान हूं, एक और सिपाही बेचारा, पहले 2 थे, आज तीसरा बेचारा जख्मों की वजह से वो भी फौत हो चुका है। और रेंजर आ जाना, बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज अ मिनी मार्शल लॉ ओरिजिनली। रेंजर का आना मतलब यही होता है कि वी कैन नॉट मैनेज इट, आर्मी शुड मैनेज इट।
तो इन हालात पे आना मेरा मकसद है, और अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी को जॉब से नहीं निकाला गया, किसी ने रिजाइन नहीं दिया। मैं वही कह रहा था कि आपके लिए अफगानिस्तान और इंडिया नहीं, आपके लिए तो टीएलपी बहुत हो चुकी। मैं हैरान हूं इस बात पे। आप बाहर की फॉरेन फंडिंग चाहते हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। चॉइस अब आप इस्लामाबाद एक लॉकडाउन में बैठे हैं, आप यरगमाल बन चुके हैं। मेरे कई दोस्त हैं बेचारे अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था, बिजनेस के लिए जाना था, कई लोग शादियों के लिए जा रहे थे, वो अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है। कोई पता नहीं जाना है तो वापस किस तरह आना है, एयरपोर्ट पे हालात क्या होंगे, वहां शहर के अंदर क्या। आप अभी तक आज से अब से 2 घंटे पहले तक आपका इस्लामाबाद बिल्कुल लॉकडाउन पोजीशन में था कि लोग वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इन हालात में मेरा मकसद है आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है। और हम जैसे लोगों को यहां बैठ के दुख अफसोस होता है क्योंकि मादरे मिल्लत है, मदरलैंड है, क्या करें उसका। तो लेकिन ये कि कोई भी बंदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ये एक काबिल अफसोस बात है। कोई भी ये किसी अपनी गलती को एडमिट नहीं कर रहा। और मैं हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका में आके मैंने चीजें देखी थी, आप इंप्रूव नहीं कर सकते किसी चीज को जब तक अपनी गलती को आप एक्सेप्ट नहीं करते। गलती की मिस्टेक एक्सेप्टेंस, वहां से आगे आपकी चीजें हीलिंग की तरफ जाती। किसी ना किसी बंदे को स्टेप अप होना पड़ेगा, आगे आपको कौम को एक पेज पे लाना पड़ेगा, कौम को इत्मीनान में लेना पड़ेगा। अब वो पता नहीं किस तरीके से होता है। अल्लाह ताला, मैं तो दुआ ही कर सकता हूं कि अल्लाह ताला आप पे और पाकिस्तान पे रहम करे और कोई ना कोई सिलसिला निकले ताकि आप ये अंदरूनी और बैरूनी इंतशार से निकल सकें। और मैं समझता हूं कि खान साहब को ये करना होगा या किसी ना किसी को करना होगा। ये जो लोग वहां से पैसा करप्शन का लेके निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, ये रोकना पड़ेगा। चीमा साहब, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हर एयरपोर्ट से जो बंदा बाहर फ्लाई करता है वो गवर्नमेंट आपकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन का उसको आशीर्वाद हासिल होता है तो निकलता है, वरना नहीं जा सकता। ये चीजें आपकी जो मुसलसल ड्रेन हो रही हैं, आपकी ये जो अलायंस है करप्शन के, इनको आपको रोकना पड़ेगा, वरना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन खान साहब तो स्वाय मजहब कार्ड के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। वो तो डर रहे हैं, उनको पता है मेरी बैड गवर्नेंस है तो मैं मजहब कार्ड खेलूं। वो कहते हैं जी मैं रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बना रहा हूं ताकि टीएलपी का जो वोटर भागा हुआ मेरे पास वापस आ जाए, मेरा बरेलवी वोटर ना नुकसान कर जाए। हर वक्त उनकी आप टिकर देख लें, उनकी आप स्टेटमेंट्स देख लें, वो सारी मजहबी तकरीरें कर रहे हैं। वो हमें पहले तो दिखाते थे मगरब की डेमोक्रेसी, अब दिखाते हैं जी रियासत मदीना और जो चाइना मॉडल दिखाते हैं। तो ये आखिरी पॉइंट हमें जरा बता दें इस हवाले से कि ये मजहब कार्ड कब तक खेलेंगे और डिलीवरी कब करेंगे। सर, मजहब कार्ड ही तो सारा कुछ नहीं है। भुट्टो बड़ा पॉपुलर लीडर था, वो भी मजहब कार्ड खेलता रहा और डरता रहा, हाथ बांधता रहा मजहबी ताकतों के आगे। आज इमरान खान भी मजहबी ताकतों के आगे हाथ बांध रहा है क्योंकि इसने बाकियों को नाराज किया हुआ है और यहाँ पे मजहब कार्ड पे आ गए। सर, मेरे उस पर एक रिक्वेस्ट ये होगी खान साहब को, खान साहब आप लोगों को तो मॉडल ये दिखा रहे हैं मजहब का, अपनी कैबिनेट को क्यों नहीं दिखाते? आपके साथ जितना टोला करप्ट लोगों का, उनके लिए मॉडल कौन सा है? मैं ठीक है, मैं कहता हूं इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। ज़ियाउल हक साहब ने बड़ा मजहब का कार्ड खेला, कई जिस तरह भट्टो ने आपने कहा, क्योंकि ये पाकिस्तान में मजहब का कार्ड खेलना कारोबार बन चुका है। ये एक स्टाइल नहीं है, एक टेक्निक बन चुकी है कि लोगों को बताना है कि मजहब की तरफ। लेकिन मजहब सिर्फ लोगों के लिए, आपकी कैबिनेट के लिए नहीं। हजरत उमर का मॉडल लोगों पे फिट पड़ता है, आपकी कैबिनेट के ऊपर फिट नहीं पड़ता। आपके जितना इस वक्त जो हालात है, जिस तरीके से करप्शन हो रही है, उस पे इस्लाम के या दूसरे चीजें लागू नहीं होती उन पे। हजरत उमर के दौर का बताएं कि जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर के हालात थे, जिस तरीके से उन्होंने, मैं हैरान होता हूं। मैं बिल्कुल इस चीज पे एग्री करूंगा, हजरत उमर का मॉडल एक वेरी सक्सेसफुल मॉडल था अमेरिका में। बल्कि जो सोशल सिक्योरिटी मॉडल है, वेलफेयर का मॉडल है, टोटल हजरत उमर जो हमारे थे, उनके बनाए हुए असूलों पे है। लेकिन वो सिर्फ एक तकरीर की हद तक है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए है। आप अपने आसपास जितने आपके जो आप करीबी साथी हैं, उन पे उसका कोई इतलाक नहीं है, लेकिन दूसरे पाकिस्तान सब पे आपके झंडे नीचे जो आ गया वो फौरन पवित्र हो जाता है, वो करप्शन से पाक हो जाता है। ये मेरे तो बिल्कुल ये समझ में नहीं आ सका। और बल्कि ये मैं समझूंगा ये कौम ये चीजें भूलेगी नहीं। बल्कि अब मैं बताऊं कि इन्होंने नौज बिल्ला मदीना का कॉन्सेप्ट, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट इतना इसको मजरू कर देना है कि लोग इसको सुनना पसंद नहीं करेंगे जिस तरीके से कर रहे हैं।
ये नहीं ऐसे करना चाहिए। मेरे ख्याल में मजहब को सियासत में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो खान साहब कहते हैं, इन्हें बड़ा अरसा लगा कि हुकूमत और मजहब को एक दूसरे से जुदा करने के लिए, लेकिन ये कि खान साहब दोबारा ये इन्होंने कॉन्सेप्ट इसको इकट्ठा किया। इसमें खान साहब नहीं, इसमें मजहब का, हमारे मजहब का, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है मेरी नजर में। दिस इज व्हाट आई बिलीव। क्योंकि या तो फिर वो दें आप जो आप जिसको प्रीचिंग कर रहे हैं, जो आप लोगों को बताते हैं, या तो फिर डिलीवर करें। वो अगर डिलीवर नहीं कर पाते फिर उसका नाम लेना छोड़ दें आप। तो ये मैं इस पे आई डेफिनेटली डोंट एग्री विद इट कि मजहब को इस तरीके से यूज करना चाहिए और मिसालें देनी चाहिए, लेकिन अपने चिराग तले अंधेरा हो। ये मेरे ख्याल में इस तरह की ज्यादातर ये पॉलिसी अब ज्यादा अरसा नहीं चल पाएगी। उसकी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के भी हालात खराब है, और उसके बाद महंगाई का एक इंटरनेशनल फिनोमेना वैसे ही जोर है, और करप्शन भी जोरों पर है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि महंगाई यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे करप्शन नहीं है। तो ये करप्शन की वजह से लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, कहते हैं जी ठीक है, कोविड का इंपैक्ट था, सप्लाई चेन का इशू है, वो सर ये तो पूरी दुनिया पे इशू है इस वक्त। आपकी शिपिंग जो है मुतासर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में लोग आपकी बात सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहे कि आपके आसपास का टोला जो है वो बिलियंस बना रहा है और बिलियंस लेके उड़ रहा है, वहां से निकल रहे हैं, इसलिए आपके वो भाषण लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, वो यकीन नहीं रखते। क्योंकि आपके साथ जितने मिनिस्टर हैं वो 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां 10-10 लेके अंतराज में निकलते हैं, तो लोगों के लिए आप कहते हैं कि पेट पे पत्थर बांध रहे हो, किस तरह बांधे बेचारे। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला हिदायत दीजिए इनको, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, और दिखाते कुछ और है और करते कुछ और हैं। थैंक यू वेरी मच हाजिर तारड़ साहब फॉर एनलाइटनिंग अस एंड फॉर योर कमेंट्स। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।